Hello everyone, welcome to CBSE History and Social Science. Today we will discuss class 8th History chapter 5 when people rebel. आज के इस वीडियो में हम 1857 की महान क्रांति के बारे में डिस्कस करेंगे जब जनता बगावत करती है। 8th हिस्ट्री का यह 5th चैप्टर है। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। शुरुआत करते हैं सबसे पहले द कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। देर आर मैनी रीजन्स, मैनी कॉजेज बिहाइंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड सम ऑफ देम आर, फर्स्ट वन इज पॉलिटिकल, राजनीतिक कारण, सेकंड वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासकीय, economic, religious and social, military, and the last one and the most important was the immediate reason. So there are these 6 reasons behind the revolt of 1857. They are very important. Let's discuss one by one. First one is the political cause. Political means the cause is related to the politics or to the rulers of that time. ठीक है, ब्रिटिश टाइम में राजा जो है वो इन ब्रिटिशर्स से क्यों नाराज थे, वो सारे रीज़न रिलेटेड है पॉलिटिकल कॉजेज। तो राजाओं के नाराज होने का या डिससेटिस्फाइड होने का देयर वर सो मेनी रीजंस एंड वो जो रीज़न है वो ये है कि राजा अपने टेरिटरी जो उनके हाथों से निकल गई थी उससे नाराज थे। दे वांट टू रिटेन देयर ऑनर, देयर प्राइड, देयर आर्मी। ठीक है, उनकी सेना उनसे जो है छीन ली गई थी, उन सब की टेरिटरीज उनसे ले गई थी। जो उनके दरबार में रेजिडेंट्स रहते थे वो उनका ऑनर नहीं करते थे और उनकी पॉलिटिक्स में इंटरफियर करते थे। तो बहुत सारे रीजंस थे। मेनली यहाँ पर 3 रीजंस आपके सामने दिए गए हैं। सबसे पहला दिया है सब्सिडी अलायंस, सहायक संधि व्यवस्था। वो कारण थी जिसकी वजह से राजाओं के सारा सम्मान, सारी शक्ति जो है धीरे धीरे करके ब्रिटिश हाथों में चली गई थी। उनकी टेरिटरी उनसे जो है छीन ले गई थी और राजा ना होकर अब ब्रिटिश के अंडर कंट्रोल में आ चुके थे। तो ये सब्सिडरी अलायंस सिस्टम था जिससे जो जितने भी नवाब और रूलर थे इंडिया के, दे वर नॉट सेटिस्फाइड। सेकंड है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। राजाओं की नाराजगी का एक दूसरा महत्वपूर्ण कारण था डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी। इन दिस पॉलिसी ही constitute a new law that the ruler, that any ruler who had not his natural heir, that territory will be merged into the British Empire. जिस भी राजा की कोई अपनी संतान नहीं होगी उसका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। उसे अपने किसी रिलेटिव को अडॉप्ट करने का राइट नहीं दिया जाएगा। वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी थी और इसके अंतर्गत बहुत सारे राज्यों को, स्पेशली 5 जो टेरिटरीज थी, स्टेट्स थे इंडिया के, उनको ब्रिटिश जो है टेरिटरी में मिला लिया गया था। उसमें सतारा, नागपुर, संबलपुर, उदयपुर और झांसी के राज्य थे। झांसी की रानी जो है इसी वजह से 1857 की रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करती है क्योंकि उनके पति गंगाधर राव की जो है डेथ हो चुकी थी और उनके उस जो है एक दत्तक पुत्र था जिसका नाम आनंद राव था। लेकिन आनंद राव को डलहौजी ने जो है राज्य का उत्तराधिकारी या हायर जो है सक्सेसर स्वीकार नहीं किया और इस तरह से ऐसे कुल और 4 राज्य थे, सतारा, नागपुर, संबलपुर, उदयपुर, इनके भी राज्य ब्रिटिश एम्पायर में मर्ज कर दिए गए थे। तो बहुत सारे राजाओं को डर था कि कहीं उनके राज्य भी इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी के अंतर्गत ब्रिटिश एम्पायर में मर्ज ना कर दिए जाएं, तो वो इससे डरे हुए थे। थर्ड था पॉलिसी ऑफ अनेक्सेशन। ठीक है, अनेक्सेशन ऑफ अवध। ब्रिटिश ने या डलहौजी ने जिस तरह से अवध को ब्रिटिश एम्पायर में मिलाया था, जिस तरह से डरा धमकाकर अवध के ऊपर गलत आरोप लगाकर, झूठे आरोप लगाकर कि अवध का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सही नहीं चल रहा है, वहाँ करप्शन है, वहाँ राजा जो है सही तरह से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला रहा है, और ऐसा कहकर नवाब वाजिद अली शाह को वहाँ से बेदखल कर दिया गया और अवध को ब्रिटिश एम्पायर में मिला दिया गया। तो इस अवध की अनेक्सेशन की घटना ने भारतीय राजाओं के मन में यह डर बिठा दिया था कि ऐसे ही करके ब्रिटिश धीरे धीरे भारत के सभी राज्यों को ब्रिटिश एम्पायर में मर्ज कर लेंगे। तो ये सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, पॉलिसी ऑफ अनेक्सेशन, ऐसी बहुत सारी नीतियां थी ब्रिटिशर्स की जिससे राजा जो है बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे और वो जो है अपना राज्य फिर से पाना चाहते थे, अपनी सेना को फिर से चाहते थे, अपना रेस्पेक्ट, अपना ऑनर फिर से पाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने 1857 की रिवोल्ट में
पार्टिसिपेट किया। तो ये था पहला पॉलिटिकल कॉजेज। अब हम बात करते हैं दूसरे, सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज, सामाजिक और धार्मिक कारण क्या थे इस 1857। तो सोसाइटी से और रिलीजन से रिलेटेड बहुत सारी ब्रिटिश पॉलिसीज़ थी जिससे उस समय की भारतीय जनता अंग्रेज़ों से नाराज़ थी। जैसे ब्रिटिश जो है भारतीयों के साथ रेशियल एरोगेंस जो है वो शो करते थे। ब्रिटिश कलर में वो जो फेयर कलर के थे और इंडियंस डार्क फेयर स्किन के थे, तो ऐसे में भारतीयों के साथ उनकी कलर के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। फिर सोशल रिफॉर्म और लेजिस्लेशंस, बहुत सारे ब्रिटिश लॉज इस समय इम्प्लीमेंट किए जा रहे थे इंडिया में, जिसके द्वारा इंडिया के बहुत सारे जो है ट्रेडिशंस और कस्टम्स को जो है लॉज बनाकर बैन किया जा रहा था, जिसमें सती प्रथा एक्ट 1829 में बनाया गया। एबोलिशन ऑफ सती जो था वो इसमें किया गया। इन्फेंटिसाइड या कन्यावध को 1802 में हटाया गया। स्लेवरी को 1845 में हटाया गया। विडो रीमैरिज एक्ट इस समय लाया गया 1856 में। तो ये सारे वो कानून थे जो भले ही भारत की गलत प्रथाओं को, परंपराओं को हटाने के लिए बनाए गए थे, लेकिन उस समय की भारतीय जनता को ये पसंद नहीं आए, क्योंकि उन्हें यह लगता था कि इस तरह से ब्रिटिशर्स भारतीय धर्म में दखल देकर भारतीय धर्म को नष्ट करना चाहते हैं, भारतीयों के धर्म को नष्ट करना चाहते हैं। तो ये विचार उनके मन में आया और अपने धर्म को बचाने के लिए उन्होंने 1857 की रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया। इसके साथ ही साथ बहुत सारे नए नए परिवर्तन भारत में हो रहे थे। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, टेलीग्राफ जो थे, ये जो नई नई तरह की टेक्नोलॉजी इंडिया में आ रही थी। रेलवे ने भारत में जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन था, जाति के आधार पर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था, उसको दूर करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो ये जो नई नई चीज़ें, नए नए परिवर्तन देश में आ रहे थे, वो उस समय के लोगों को लग रहा था कि इससे भारतीय धर्म जो है वो खतरे में आ रहा है, और वो भारत के धर्म की रक्षा के लिए इस क्रांति में पार्टिसिपेट कर रहे थे। और सबसे महत्वपूर्ण जो था वो था ब्रिटिश द्वारा रिलीजियस कन्वर्जन जो है देश में स्टार्ट कर दिया गया था। क्रिश्चियन मिशनरीज जो है देश में एक्टिव हो रहे थे और बहुत सारे लोगों को जो है क्रिश्चियन रिलीजन में कन्वर्ट करने का काम इस समय स्टार्ट हो गया था। तो लोगों को अपना धर्म खतरे में लग रहा था और इस वजह से उन्होंने 1857 की रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड कोज की, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोज, इकोनॉमिक कोजेज, आर्थिक कारण। आर्थिक कारणों में देखें तो बहुत सारे आर्थिक कारण हैं। भारत का पूरी तरह से ब्रिटिशर्स द्वारा इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइटेशन किया गया। कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन थ्रू ट्रेड एंड रेवेन्यू पॉलिसीज, बहुत सारे व्यापारिक और जो रेवेन्यू पॉलिसीज़ थी इसके द्वारा भारत का एक्सप्लॉइटेशन किया गया। ब्रिटिशर्स ने भारत के ट्रेड को पूरी तरह अपने कंट्रोल में कर लिया और उनके कंट्रोल में आने के साथ ही भारत का जो आर्टिजन्स और क्राफ्ट्समैन थे उनका सारा बिजनेस चौपट हो गया। वो सारा जो ट्रेड अब तक करते आ रहे थे वो ब्रिटिश की इस कंट्रोल से समाप्त हो गया। स्टेगनेशन एंड डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चर, ब्रिटिशर्स के आने के बाद जो है एग्रीकल्चर में भी किसी तरह का कोई डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता है, उल्टा वहाँ पर डिक्लाइन शुरू हो जाता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने एग्रीकल्चर का यूज़ अपने प्रॉफिट के लिए, अपने देश की आवश्यकताओं को, रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए क्या किया था। साथ ही साथ एक्सेसिव लैंड रेवेन्यू जो है वो ब्रिटिशर्स डिमांड करते थे फार्मर्स से, चाहे वो परमानेंट सेटलमेंट हो, महालवाड़ी सेटलमेंट हो या फिर रेतवाड़ी सेटलमेंट या मुनरो सिस्टम जिसको कहा जाता है। इन सभी सेटलमेंट में रेवेन्यू डिमांड इतनी हाई होती थी कि फार्मर्स उसको पे ही नहीं कर पाते थे और परिणाम ये होता था कि उन्हें अपनी लैंड को बेचना पड़ता था और अल्टीमेटली दे बिकम लैंडलेस लेबरर बनकर रह जाते थे, या फिर वो डैप्ट ट्रैप में फंस जाते थे। जो मनी लेंडर्स होते थे उनके ट्रैप में फंस जाते थे। तो फार्मर्स की कंडीशंस इन रेवेन्यू पॉलिसीज़ ने बहुत ज़्यादा जो है ख़राब कर दी थी और उससे किसान या मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया जो थी इस वजह से, आर्थिक शोषण की वजह से, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन की वजह से नाराज़ थी। हमारा व्यापार ख़त्म हो गया था, हमारे जो शिल्प कला है वो ख़त्म होती जा रही थी और साथ ही साथ एग्रीकल्चर भी जो है इनकी वजह से ख़त्म हो गई थी। और साथ ही साथ एक और चीज़ जो है कि हमारे ज़मींदार जो थे वो भी इस ब्रिटिश पॉलिसीज़ की वजह से बहुत नाराज़ थे, क्योंकि ज़मींदारों की ज़मींदारी जो है इस ब्रिटिश व्यवस्था में चली गई थी। तो ये पुराने ज़मींदार जो थे वो भी अपने पुराने अधिकारों को वापस पाना चाहते थे, तो इन्होंने 1857 की रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया। तो दीज आर द इकोनॉमिक रीजंस बिहाइंड द रिवोल्ट ऑफ 1857. Now we will discuss the administrative causes और द प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारणों में देखें तो ब्रिटिश ऑफिसर्स का करप्शंस जो था वो बहुत ज़्यादा था। ठीक है, राजा भी करप्ट थे और ब्रिटिश ऑफिसर्स भी करप्ट थे और ये दोनों का ही करप्शन जो है जनता के ऊपर बहुत अधिक मात्रा में जो है
उनको एक तरह से परेशान कर रहा था। बहुत ज़्यादा उनका एक्सप्लॉयटेशन इन ब्रिटिश ऑफिसर्स और भारतीय राजाओं द्वारा किया जा रहा था। राजा लोग भी किसानों से टैक्स वसूल करते थे, ब्रिटिशर्स भी कर रहे थे, और इस तरह से डबल डबल जो है किसानों और लोगों को जो है टैक्स पे करना पड़ रहा था। रिश्वत जो है बहुत ज़्यादा उस समय प्रचलन में आ गई थी। ब्रिटिश ऑफिसर्स बिना रिश्वत के काम ही नहीं कर रहे थे, राजा के अधिकारी भी बिना रिश्वत काम नहीं करते थे। तो लोगों के पास पैसा ही नहीं होता था और उन्हें अपना हर काम कराने के लिए अधिकारियों और राजा के जो ऑफिसर्स होते थे उन्हें रिश्वत देना पड़ रहा था। तो इससे भी लोग नाराज़ थे। नो इंडियंस अपॉइंटेड इन द हायर पोस्ट। और सबसे बड़ी नाराज़गी थी कि किसी भी भारतीय को ब्रिटिश राज में किसी भी बड़े पद पर नियुक्त नहीं किया जाता था, क्योंकि वो इंडियंस को इस लायक ही नहीं मानते थे कि वो इतने ऊंचे पद पर काम कर सकते हैं। और तो भारतीयों का जो है एक तरह से नस्ली भेदभाव, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है ब्रिटिशर्स करते थे। एडमिनिस्ट्रेशन में भारतीयों का कोई रोल नहीं था, वो सिर्फ काम करने वाले साधारण लोगों में काउंट किए जाते थे, और सारे बड़े बड़े ऑफिसर्स ब्रिटिशर्स ही होते थे। तो ये सारी चीज़ें थी जिससे भारतीय जो है बहुत नाराज़ थे और उन्होंने 1857 की रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया। फिर उसके बाद बात करते हैं मिलिट्री कोजेज की। सैनिक कारण कौन कौन से थे, सैनिक क्यों नाराज थे? तो द मिलिट्री वर द मोस्ट पावरफुल ड्यूरिंग दैट पीरियड। लेकिन जो ब्रिटिश मिलिट्री थी उसके इंडियन सोल्जर्स थे जो वो बहुत डिससेटिस्फाई थे। डिससेटिस्फेक्शन के उनके कारण ये थे कि उन्हें नॉमिनल सैलरी मिलती थी, उनके खाना जो है वो बहुत अच्छा नहीं दिया जाता था, नो हायर फोर्स और नो प्रमोशन। भारतीयों के लिए किसी तरह का प्रमोशन नहीं था। इससे भी सैनिक नाराज थे। कंपल्सरी फॉरेन सर्विस जो है ब्रिटिशर्स ने अनाउंस कर दी थी कि कुछ समय तक भारतीयों को विदेश सेवा में भी भेजा जा सकेगा, और उसके लिए उन्हें नो एक्स्ट्रा भत्ता फॉर फॉरेन सर्विस, कोई भी एक्स्ट्रा भत्ता जो है या अलाउंस जो है उन्हें नहीं दिया जाएगा। तो इससे भी भारतीय नाराज थे। बैनिंग ऑफ रिलीजियस सिंबल, सेना में जो भी धार्मिक प्रतीक चिन्ह हैं उनका प्रयोग करने से मना कर दिया गया। ड्रेस कोड लागू कर दिया गया, ठीक है। सिख लोगों से दाढ़ी कटवाने को कहा गया, वो पगड़ी नहीं पहन सकते थे। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है सेना में प्रारंभ की गई थी, जिससे सैनिक जो है बहुत नाराज थे। अपॉइंटमेंट ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज इन बैरक्स, और सेना में भी जो है मिशनरी लोगों को नियुक्त कर दिया गया था जो धार्मिक कन्वर्जन जो है उसको मोर स्ट्रेस करते थे। तो इन सब बातों से सैनिक बहुत नाराज थे। लेकिन मेनली आर्मी और सेना के अंदर मिलिट्री में जो है कंडीशन अच्छी नहीं थी, प्रमोशन नहीं थी, सैलरी टाइम पर नहीं मिलती थी। इस तरह का बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन इंडियन सोल्जर्स के साथ होता था, जिससे सैनिक नाराज थे। अब बात करते हैं लास्ट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉज द इमीडिएट कोज, तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण क्या था 1857 की रिवोल्ट का? तो तत्कालिक कारण की बात करें तो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एनफील्ड राइफल एंड कार्ट्रिज। उस समय भारत में एक नई एनफील्ड राइफल को जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। ये एनफील्ड राइफल और उसके जो कारतूस या कार्ट्रिज होती थी वो 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण बना था। इन 1857 देयर वर 36,000 इंग्लिश एंड 2,57,000 इंडियन सोल्जर्स इन द ब्रिटिश आर्मी, ठीक है। तो ये आर्मी में सैनिकों की संख्या थी। इन 1857 अ रूमर स्प्रेड दैट द कार्ट्रिज ऑफ द न्यू एनफील्ड राइफल वाज ग्रीस्ड विद द फेट ऑफ काउज एंड पिग्स, ऑब्जेक्शनेबल टू बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो 1857 में ब्रिटिश आर्मी की भारतीय सैनिकों के बीच एक अफवाह फैल गई कि ये जो नई एनफील्ड राइफल है इसका जो कारतूस होता है उसके ऊपर जो चिकना पदार्थ होता है वो चिकना पदार्थ गाय और सुअर की चर्बी से बना होता है, और इस कारतूस को बंदूक में लगाने से पहले मुंह से काटना पड़ता था। और इसने दोनों ही धर्मों, स्पेशली हिंदू और मुस्लिम लोगों की धार्मिक भावनाओं को बहुत बुरी तरह से आहत किया, और वो इसका प्रयोग करना नहीं चाहते थे। अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए उन्होंने इस कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया, और वहीं से ये जो है क्रांति प्रारंभ मानी जाती है। द स्टोरी ऑफ कार्ट्रिज स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर थ्रू आउट द कंट्री। और इस कारतूस से संबंधित ये जो कहानी है पूरे भारत देश में सेना के बीच फैल गई, और इसी से ये जो 1857 की क्रांति है वो प्रारंभ हो जाती है। अब बात करते हैं क्रांति कैसे प्रारंभ हुई, इमीडिएट कोज एंड द place where it was started. तो सिपाही refused to use and when compelled to use they shot the European officers. सिपाहियों ने इस कारतूस का, इस एनफील्ड राइफल का यूज़ करने से मना कर दिया, और जब उनसे ज़बरदस्ती की गई तो उन्होंने उन अधिकारियों को, यूरोपियन ऑफिसर्स को गोली मार दी जिन्होंने उन्हें यह आदेश दिया। तो ये घटना जो हुई थी वो हुई थी 29 मार्च 1857 को
मंगल पांडे वॉज द पर्सन जो ब्रिटिश आर्मी की 34वीं इन्फेंट्री मार्च 1857 में 34th इन्फेंट्री जो है 34वीं रॉयल नेटिव आर्मी की जो बैरकपुर में बटालियन पोस्टेड थी, उसके मंगल पांडे नाम के एक सैनिक ने इस कारतूस का उपयोग करने से मना किया और जिस अधिकारी ने उसको ये आदेश दिया उसको उसने गोली मार दी और उसके बाद मंगल पांडे को पकड़ लिया गया और उसे फिर जो है फांसी की सज़ा दी गई। तो इस तरह से मंगल पांडे जो है उन्होंने इस कारतूस का उपयोग करने से सबसे पहले मना किया और 1857 की इस रिवोल्ट का सबसे पहला शहीद होने का गौरव भी जो है मंगल पांडे को ही दिया जाता है। मंगल पांडे जो है बेसिकली मेरठ यूपी के रहने वाले थे और बंगाल के बैरकपुर में पोस्टेड थे। अब इस क्रांति की शुरुआत जो है मंगल पांडे से न होकर ये क्रांति जो है 10 मई को प्रारंभ होती है मेरठ से। यूपी के मेरठ से इस क्रांति की शुरुआत होती है, जहाँ पर इस घटना की जो मंगल पांडे के साथ हुई थी उसकी सूचना जो है मेरठ की सेना में पहुंचती है और वहाँ के सैनिक भी इस कारतूस का उपयोग करने से मना कर देते हैं। 85 सैनिक जो होते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और जब ये सूचना बाकी सैनिकों तक पहुँचती है तो वो सारे के सारे 10 मई की रात को क्या करते हैं, अपने बाकी साथियों को जो है छुड़ा लेते हैं और इसके साथ ही 1857 की क्रांति प्रारंभ हो जाती है। क्रांति की शुरुआत कैसे होती है? लेट इन द आफ्टरनून ऑफ 10th मई 1857, आफ्टरनून जो था 10 मई 1857 का, द सिपोइज इन द कैंटोनमेंट ऑफ मेरठ ब्रोक आउट इन म्यूटिनी। उन्होंने ये क्रांति प्रारंभ कर दी। इट बिगेन इन द लाइन्स ऑफ द नेटिव इन्फेंट्री स्प्रेड वेरी स्विफ्टली टू द कैवलरी एंड देन टू द सिटी। ये इन्फेंट्री पैदल सेना में प्रारंभ हुई थी, फिर धीरे धीरे कैवलरी में पहुंच गई और फिर पूरे मेरठ में इस क्रांति की सूचना पहुंच गई। द ऑर्डिनरी पीपल ऑफ द टाउन एंड सराउंडिंग विलेजेस जॉइन द सिपोइज। ठीक है, सामान्य लोग जो उस मेरठ शहर और उसके आसपास के गांवों में रहते थे उन्होंने भी सिपाहियों का साथ देना शुरू कर दिया और इस तरह से ये क्रांति पूरे मेरठ में फैल गई। द सिपोइज कैप्चर्ड द बैल ऑफ आर्म्स वेयर द आर्म्स एंड एम्युनिशंस वर कैप्ट एंड प्रोसीडेड टू अटैक वाइल पीपल बर्न देयर बैंगलोज एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, और शीघ्र ही सेना ने या सिपाहियों ने जो वहाँ पर जहाँ पर हथियार रखे रहते थे, आयुधशाला जो थी, उस पर अधिकार कर लिया और उसके बाद उन हथियारों को लेकर उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों के बंगलोज और प्रॉपर्टी पर अटैक करना प्रारंभ कर दिया। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स तोड़ फोड़ दी गई, रिकॉर्ड ऑफिस, जेल, कोर्ट, पोस्ट ऑफिस, ट्रेजरी, सभी जगह हमले किए गए, उनको तोड़ फोड़ दिया गया। एंड प्लंडर्ड द टेलीग्राफ लाइन टू दिल्ली वॉज कट, और दिल्ली की जो टेलीग्राफ लाइन थी उसको भी काट दिया गया। इस डार्कनेस डिसेंडेड ए ग्रुप ऑफ सिपोई मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। जैसे ही अंधेरा हुआ, इन सैनिकों में से एक सैनिकों का ग्रुप जो है दिल्ली की तरफ रवाना हो गया। द सिपोई अराइव्ड एट द गेट्स ऑफ द रेड फोर्ट अर्ली इन द मॉर्निंग ऑन 11th में। और वो जो मेरठ से दिल्ली की तरफ आ रहे क्रांतिकारी सैनिक थे वो दिल्ली के लाल किले में 11 मई की सुबह सुबह पहुँचे और उन्होंने जो है सोते हुए मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को जो है जगाया। ये है बहादुर शाह जफ़र, दिल्ली के अंतिम मुग़ल सम्राट जिन्हें कहा जाता है। और इस तरह से ये क्रांतिकारी अब मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र से मिले और उन्होंने इन द मंथ ऑफ मई एंड जून द ब्रिटिश हैड नो आंसर टू द एक्शन टू द रेबल्स। उन्होंने इस मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र को क्रांति का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया। बहादुर शाह जफ़र ने क्रांति का नेतृत्व स्वीकार कर लिया और दिल्ली के बहादुर शाह जफ़र की मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र की इस क्रांति में शामिल होते ही ये क्रांति देश के बहुत सारे भागों में, स्पेशली जो यूपी बिहार का जो क्षेत्र था, मध्य भारत था, वहाँ के अनेक क्षेत्रों तक फैल गई। शुरू में ब्रिटिश अधिकारी जो है इस क्रांति को समझ ही नहीं पाए और वो कोई एक्शन नहीं ले पाए, तब तक ये क्रांति बहुत सारे क्षेत्रों में फैल गई। इंडिविजुअल ब्रिटन्स ट्राई टू सेव देयर ओन लाइफ। और ऐसे इस शुरुआत में तो ब्रिटिश अधिकारी अपनी जान बचाने में ही लगे रहे और अपने परिवार की रक्षा करने में लगे रहे। ब्रिटिश रूल्स एज वन ब्रिटिश ऑफिसर नॉट एट कोलैप्स लाइक एन हाउस मेड ऑफ कार्ड्स। शुरुआत में ऐसा लगा, एक ब्रिटिश अधिकारी ने कहा कि ये जो ब्रिटिश हाउस है ये कार्ड्स के महलों की तरह ढह जाएगा या ढह गया। लेकिन द रीजन फॉर द सिमिलैरिटी इन द पैटर्न ऑफ रिवोल्ट इन डिफरेंट प्लेसेस ले पार्टली इन इट्स प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। फिर देश के अलग अलग भागों में ये जो क्रांति प्रारंभ होती है, उस क्रांति में कहीं ना कहीं जो है कोऑर्डिनेशन भी देखने को मिलता है, प्लानिंग भी देखने को मिलता है। ठीक है, और
ये अनेक जगह पर ये क्रांति प्रारंभ हो जाती है। इस क्रांति से रिलेटेड कुछ रूमर्स एंड प्रोफेसीज थी। वो क्या क्या थी? रूमर्स एंड प्रोफेसीज प्लेड ए पार्ट इन मूविंग पीपल टू एक्शन। इन अफवाहों ने इस क्रांति को फैलाने में बहुत अधिक योगदान दिया। देयर वॉज अ रूमर दैट द न्यू कार्ट्रिज वर ग्रीस्ड विद द फेट ऑफ काउज एंड पिग्स विच वुड पोल्यूट देयर कास्ट एंड रिलीजन। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इस क्रांति के प्रारंभ होने में गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूसों का अफवाह जो है उसका बहुत बड़ा रोल था। द रूमर अबाउट द ब्रिटिश ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय द रिलीजन ऑफ इंडियंस बाय मिक्सिंग द बोन डस्ट ऑफ काउज एंड पिग्स इनटू द फ्लोर लेड पीपल टू अवॉइड टचिंग द फ्लोर। एक अफवाह और थी कि ब्रिटिश अधिकारी जो है भारतीयों का धर्म भ्रष्ट करने के लिए आटे के अंदर गाय और सूअर की हड्डियों का पाउडर मिलाकर जो है दे रहे हैं, और इसकी वजह से लोगों ने आटे का उपयोग करने से मना कर दिया। देयर वॉज फियर एंड सस्पिशन दैट द ब्रिटिश वांटेड टू कन्वर्ट इंडियंस टू क्रिश्चियनिटी। इस बात का भी डर था कि ब्रिटिशर्स जो है भारतीयों को ईसाई बनाना चाहते हैं, उन्हें कन्वर्ट करना चाहते हैं। द रूमर अबाउट द ब्रिटिश रूल कमिंग टू एन एंड ऑन द सेंटेनरी ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी ऑल्सो रीइंफोर्स द कॉल फॉर ए रिवोल्ट अगेंस्ट द मास्टर्स। इसी के साथ एक अफवाह और ये फैली कि ब्रिटिश रूल जो है वो उनके प्लासी के युद्ध के 100वें वर्ष में समाप्त हो जाएगा। प्लासी का युद्ध 1857 में स्टार्ट हुआ था, तो 1857 में 100 साल पूरे होने पर ब्रिटिश रूल भी भारत में समाप्त हो जाएगा। इस तरह की अफवाह भी थी, तो बहुत सारे लोग इन अफवाहों को सुनकर जो है इस क्रांति में पार्टिसिपेट कर रहे थे। द ब्रिटिश पॉलिसीज टू रिफॉर्म इंडियन सोसाइटी बाय इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म्स टारगेटेड देयर लॉन्ग चेरिश्ड कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। ब्रिटिशर्स द्वारा वेस्टर्न एजुकेशन को प्रारंभ करना और साथ ही साथ भारतीय धर्म को रूल्स और लॉज बनाकर टारगेट करना जो है वो भी लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। द एक्टिविटीज़ ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज ऑल्सो क्रिएटेड डाउट एंड डिस्कम्फर्ट। लोगों में मिशनरीज की जो एक्टिविटीज़ थी वो शक और संदेह जो है वो बना रही थी और लोग इनसे नाराज थे। द एनेक्सेशन ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट ऑल्सो मेड द पीपल सस्पिशियस ऑफ ब्रिटिश इंटेंशन। और जिस तरह से अवध का एनेक्सेशन किया गया, जिस तरह से डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के द्वारा बहुत सारे भारतीय राजाओं के राज ब्रिटिश राज में मर्ज कर लिए गए थे, इन सब बातों से भारतीय जनता जो है बहुत नाराज़ थी और उन्होंने भी इस 1857 की रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, अब ये क्रांति कहाँ कहाँ फैली, इस क्रांति के प्रमुख स्थल कौन कौन से थे? तो बहुत सारी जगह ये क्रांति फैली है। जो आप मैप में देख सकते हैं, जो है पाकिस्तान में सियालकोट, लाहौर, फिरोजपुर, ये जालंधर, फिल्लौर, ये सब जो है ये भी केंद्र थे। लेकिन मेन सेंटर्स जो है यहाँ ग्रीन कलर से दिखाए गए। मेरठ था, दिल्ली था, बरेली था यूपी में, फिर फैज़ाबाद है यूपी में, लखनऊ है यूपी में, कानपुर है यूपी में, झांसी है यूपी में। ये सारे जो है मेन सेंटर थे जहाँ पर 1857 की क्रांति लड़ी गई। इसके अलावा बहुत सारे और स्थान यहाँ पर आप देख सकते हैं। राजस्थान में भी नीमच है, महू एमपी में है, वहाँ पर भी ये क्रांति हुई थी। लेकिन मेनली जो है यूपी वाला पार्ट था मध्य भारत का, वहीं पर यह क्रांति फैली थी। अब बात करते हैं क्रांति के मेन लीडर्स कौन कौन थे, किन्होंने इस क्रांति में महत्वपूर्ण नेतृत्व प्रदान किया था। तो बिहार में इस क्रांति के लीडर थे कुंवर सिंह, जो यहाँ पर आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली में इस क्रांति के लीडर बहादुर शाह जफर के अलावा उनके सेनापति थे बख्त खान, वो थे। अवध में बेगम हजरत महल, जो नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी, बिरजिस कद्र जो उनका बेटा था, उसकी फेवर में बेगम हजरत महल ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। कानपुर में जो पेशवा नाना साहब थे, जिनकी पेंशन बंद कर दी थी ब्रिटिशर्स ने, उन्होंने इस क्रांति में पार्टिसिपेट किया। बरेली में खान बहादुर खान थे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, जिनके बेटे को ब्रिटिशर्स ने राजा मानने से मना कर दिया था, दत्तक पुत्र को। इलाहाबाद में लियाकत अली थे, ग्वालियर में तांतिया टोपे थे, और मेरठ में मंगल पांडे, जिन्होंने इस क्रांति को प्रारंभ किया था। तो ये सारे जो है प्रमुख लीडर थे जिनके नेतृत्व में इस क्रांति को लड़ा गया था। क्रांति जैसे जैसे फैलती गई, ब्रिटिशर्स ने वापस अपनी आर्मी को जो है सेंट्रलाइज किया और उन्होंने धीरे धीरे करके इस क्रांति के अलग अलग स्थानों पर अपनी ट्रूप्स को भेजकर उसको कंट्रोल करना स्टार्ट किया। द कंपनी डिसाइडेड टू रिप्रेस द रिवोल्ट विद ऑल इट्स माइट। ब्रिटिश कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पूरी शक्ति से इस क्रांति को ख़त्म करना में पूरा जोर लगा दिया। इट ब्रॉट री-इन्फोर्समेंट फ्रॉम इंग्लैंड, पास न्यू लॉ सो दैट द रेबल्स कुड बी कन्विक्टेड विद ईज एंड देन मूव्ड इनटू द स्टॉर्म सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट। इंग्लैंड से बहुत सारे सैनिकों को इस समय भर्ती किया गया। नए लॉ बनाया गया कि कोई भी व्यक्ति आगे क्रांतिकारियों का साथ न दे, और जिससे और बाद में जहाँ जहाँ भी ये क्रांति ज़्यादा फैली उस जगह को पूरी शक्ति के साथ जो है रोकने की कोशिश की। दिल्ली वॉज रिकैप्चर्ड फ्रॉम द रेबल्स फोर्सेज इन सितंबर 1857। दिल्ली को फिर से जो है सितंबर 1857 में
विद्रोही से छीन लिया गया। द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर वॉज ट्राइड इन कोर्ट। बहादुर शाह जफर के ऊपर कोर्ट में जो है ट्रायल चलाया गया और उसके बाद उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। हिज सन्स वर शॉट डेड बिफोर हिज आइज। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। ही एंड हिज वाइफ बेगम जीनत महल वर सेंट टू प्रिजन इन रंगून इन अक्टूबर 1858। 1858 में बहादुर शाह जफर उनकी पत्नी जीनत महल दोनों को ही जो है रंगून की जेल में भेज दिया गया, जहां बहादुर शाह जफर डाइड इन द रंगून जेल इन नवंबर 1862। 1862 में बहादुर शाह जफर की रंगून जेल में ही मृत्यु हो जाती है और उन्हीं के साथ भारत में मुगल एम्पायर या मुगल रूल हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। ही वॉज डिक्लेयर एज द लास्ट मुगल एम्परर। लखनऊ की बात करते हैं। लखनऊ वॉज टेकन इन मार्च 1858। लखनऊ को मार्च 1858 में ले लिया गया था। रानी लक्ष्मीबाई वॉज डिफिटेड एंड किल्ड इन जून 58। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को जून 1858 में हरा दिया गया और उनकी मृत्यु हो गई। तात्या टोपे escaped to the jungles of central India and contributed to fight a guerrilla war with the support of many tribal and peasant leaders. He was captured, tried and killed in April 1859। इस क्रांति में सबसे अंत में जो है तात्या टोपे नाम के लीडर जो है वो 1859 के अप्रैल माह में पकड़े जाते हैं, उनको मार दिया जाता है। उन्होंने गुरिल्ला वार स्टार्ट की थी और बहुत सारे किसानों और आदिवासियों ने उनका साथ दिया था और ये लड़ाई उन्होंने चलाई। तो इस तरह से बड़े बड़े लीडर्स जो है अप्रैल 1859 तक सारे जो सेंटर्स हैं उनको ब्रिटिशर्स ने फिर से अपने कंट्रोल में कर लिया। द ब्रिटिश ऑल्सो ट्राइड देयर बेस्ट टू विन बैक द लॉयल्टी ऑफ द पीपल। लोगों का जो है विश्वास वापस जीतने की ब्रिटिशर्स ने इसमें कोशिश की। दे अनाउंस रिवॉर्ड्स फॉर लॉयल लैंड होल्डर्स। उन्होंने जो है वो लॉयल लैंड होल्डर्स जो ब्रिटिशर्स के प्रति भक्त थे उनका विश्वास जीतने के लिए उनको रिवॉर्ड या इनाम देने की घोषणाएं की। एंड वुड बी अलाउड टू कंटिन्यू टू एंजॉय ट्रेडिशनल राइट्स टू देयर लैंड्स। उन्हें यह अधिकार दिया जाएगा कि वो अपनी ज़मीन पर उनके पैतृक अधिकार बने रहेंगे, उनकी ज़मीन छीनी नहीं जाएगी। इस तरह से लैंड लॉर्ड्स को जो है अपनी तरफ करने के लिए ब्रिटिश ने कोशिशें की। फिर जो लोगों ने क्रांति में सहयोग दिया ऐसे लोगों को बुरी तरह से सजाएं दी गई, जहां जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं उन्हें सार्वजनिक रूप से गांव में चौराहे के ऊपर इस तरह से पेड़ों पर या किसी और जगह पर लटका कर फांसी दे दी जाती थी। तो जो क्रांति में भाग लेते थे ऐसे लोगों को बहुत क्रूरता से उन्होंने दमन किया और इस तरह से अप्रैल मई 1859 तक आते आते ये क्रांति समाप्त हो जाती है, असफल हो जाती है। देखते हैं हम इस क्रांति की असफलता के क्या कारण थे। तो क्रांति की असफलता में बहुत सारे कारण थे, जिसमें सबसे पहला बेटर वॉर प्लान ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। भारतीयों की तुलना में ब्रिटिशर्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका जो युद्ध नीति थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी और यही जो है सेना की भारतीयों की जो है हार का एक महत्वपूर्ण कारण रहा। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी पसेस्ड अ वेल ट्रेन्ड एंड वेल इक्विप्ड आर्मी। अब जो ब्रिटिश आर्मी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी थी, वो पूरी तरह से ट्रेंड आर्मी थी और उसके पास सभी तरह के हथियार साधन सुविधाएं थी, जबकि जो विद्रोही थे उनके पास न तो एक पूर्ण सेना थी और न ही उनके पास लड़ने के लिए हथियार थे। लैक ऑफ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड लीडरशिप क्वालिटी इन द इंडियन सिपाहियों में कोऑर्डिनेशन भी नहीं था, साथ ही साथ उनका जो लीडर्स थे वो भी इतने एबल लीडर्स नहीं थे। बहादुर शाह जफर बूढ़े हो चुके थे, लक्ष्मीबाई महिला थी और उनके जो नाना साहब और तात्या टोपे और ये जो लोग थे उन लोगों की लीडरशिप लोगों द्वारा स्वीकार नहीं की गई थी और वो भी अपने पर्सनल कोज के लिए लड़ रहे थे। तो इस तरह से जितने भी लीडर्स थे उनकी लीडरशिप जो है उतनी अच्छी नहीं थी जितना कि ब्रिटिश आर्मी कमांडर्स की थी। अ पोर्शन ऑफ द इंडियन मैनली जमींदार्स एंड अदर हायर कम्युनिटीज सपोर्टेड द ईस्ट इंडिया कंपनी। और सबसे महत्वपूर्ण कारण जो भारतीयों की हार का था कि बहुत सारे भारतीयों ने, स्पेशली जो बड़े बड़े जमींदार थे, राजा महाराजा थे, उन्होंने इस क्रांति के दौरान ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया। विद्रोहियों का साथ न देकर ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया और सपोर्ट करने की वजह से ही भारतीय क्रांतिकारी जो है वो आसानी से ब्रिटिशर्स से हार गए। लेक ऑफ कंप्लीट नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद जो है उसकी पूरी भावना इस समय भारतीयों में नहीं थी। बहुत कम लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और जिन्होंने भी किया वो भी अपने पर्सनल रीज़न से इस क्रांति में पार्टिसिपेट कर रहे थे। होलकर, सिंधिया, निज़ाम जैसे बहुत सारे जो बड़े बड़े राजा महाराजा इस समय थे उन्होंने ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया, तो ये एक बहुत बड़ा हार का कारण था। फिर नो विज़न फॉर द पोस्ट म्यूटिनी इंस्टीट्यूशंस एंड नो फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्राम्स। युद्ध के बाद क्या होगा, अंग्रेजों को हराने के बाद देश की स्थिति क्या रहेगी, इस तरह की कोई प्लानिंग या योजना भी इसमें नहीं थी। सारे के सारे अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए युद्ध में लड़ रहे थे और इस वजह से ये क्रांति जो है असफल
हो जाती है, लेकिन ये वह पहला युद्ध था जिसमें भारतीयों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। 1857 की क्रांति के परिणाम। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का डिस्कशन का कि इस क्रांति के क्या परिणाम रहे। तो ये भले ही ये क्रांति असफल हो गई, लेकिन भारतीय इतिहास में इस क्रांति का बहुत बहुत महत्वपूर्ण परिणाम निकले। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था कि द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड अ न्यू एक्ट इन 1858 एंड ट्रांसफर्ड द पावर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। इस क्रांति के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है और ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश राजा जो है भारत के शासन को अपने हाथ में ले लेते हैं। ए मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट वॉज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ब्रिटिश कैबिनेट के एक जो मंत्री होते हैं उन्हें भारत की जो ये राज्य था उसका सेक्रेटरी बनाया जाता है, भारत सचिव बनाया जाता है। एंड मेड रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मैटर्स रिलेटेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और भारत से संबंधित सभी मामलों के लिए उन्हें जिम्मेदार माना जाता है, बनाया जाता है। ही वॉज गिवन ए काउंसिल टू एडवाइस हिम। उन्हें सलाह के लिए एक सलाहकार परिषद दी जाती है जिसे भारत परिषद या इंडिया काउंसिल कहा जाता है। तो ये भारत सचिव की सहायता के लिए थी। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन द टाइटल ऑफ वाइस रॉय। इसके बाद भारत में ब्रिटिशर्स के जो सबसे अधिक बड़ा अधिकारी जिसे 1857 से पहले गवर्नर जनरल कहा जाता था, अब वह गवर्नर जनरल की जगह वाइस राय कहा जाएगा। वाइस राय यानी जो राजा का प्रतिनिधि होगा, दैट इज़ ए पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। तो 1857 की क्रांति के बाद भारत में जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था उसे वाइस राय कहा गया, जो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि होता था। थ्रू दीज थीसर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रूलिंग इंडिया। और इस तरह के इन परिवर्तनों के द्वारा ब्रिटिश राजा ने जो एक तरह से पूरी तरह से भारत के प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया। तो ये इस क्रांति का सबसे बड़ा परिवर्तन था। दूसरा, ऑल रूलिंग चीफ्स ऑफ द कंट्री वर अश्योर्ड दैट देयर टेरिटरी वुड नेवर बी एनेक्स्ड। इस क्रांति से ब्रिटिशर्स ने ये समझ लिया कि भारतीय राजाओं को ये विश्वास दिलाया कि अब किसी भी भारतीय राजा का राज्य ब्रिटिश राज्य में मर्ज नहीं किया जाएगा, जबरदस्ती नहीं लिया जाएगा। दे वर अलाउड टू पास ऑन देयर किंगडम्स टू देयर हायर्स इंक्लूडिंग अडॉप्टेड सन्स। वो अपने जो राज्य हैं उनका अधिकार उनके परिवार में ही रहेगा, उनके बच्चों को जो है उत्तराधिकार मिल जाएगा और वो अडॉप्टेड सन भी उनके उत्तराधिकारी माने जाएंगे। हाउएवर दे वर मेड टू एक्नॉलेज द ब्रिटिश क्वीन एज देयर सॉवरेन पैरामाउंट, लेकिन उन्हें ब्रिटिश क्राउन को अपना सर्वोच्च सत्ता मानना होगा। दस द इंडियन रूलर्स वर टू होल्ड द किंगडम एज सबॉर्डिनेट ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। तो भारतीय राजाओं को ब्रिटिश क्राउन के सबॉर्डिनेट रहकर या उनके अधीन रहकर जो है उनकी सत्ता या उनका राज्य उन्हें दिया जाएगा, इस तरह की व्यवस्था की गई। ये दूसरा परिवर्तन था। तीसरे परिवर्तन की बात करें, तीसरे परिणाम की, इट वॉज डिसाइडेड दैट द प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन द आर्मी वुड बी रिड्यूस। ब्रिटिश आर्मी में भारतीय सैनिकों की संख्या जो है वो कम की जाएगी एंड द नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स वुड बी इंक्रीज, और यूरोपियन सैनिकों की संख्या कम की जाएगी ताकि कभी भी क्रांति हो तो आसानी से स्थिति को नियंत्रण में किया जा सके। इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड दैट इंस्टेड ऑफ रिक्रूटिंग सोल्जर्स फ्रॉम अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड साउथ इंडिया, मोर सोल्जर्स वुड बी रिक्रूटेड फ्रॉम अमोंग द गोरखा, सिख एंड पठान्स। इस क्रांति से सबक लेते हुए अब भारतीय सेना में मध्य भारत के स्थान पर अवध, बिहार और सेंट्रल इंडिया के स्थान पर दूसरे क्षेत्रों के सैनिकों को भर्ती किया जाएगा और साथ ही साथ गोरखा, सिख और पठान जाति के सैनिकों को सेना में भर्ती करने पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। द लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम्स वॉज confiscated on a large scale and they were treated with suspicion and hostility। शुरू में 1857 की क्रांति के बाद मुसलमानों की बहुत सारी संपत्ति और जो उनकी ज़मीन थी वो छीन ली गई और उन्हें इस क्रांति के लिए संदेह की दृष्टि से देखा गया। द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट दे वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेबेलियन इन ए बिग वे, और क्योंकि वो ये मानते थे, ब्रिटिश ये मानते थे कि इस क्रांति के लिए ये मुस्लिम ही जिम्मेदार थे। लेकिन धीरे धीरे जो है ब्रिटिशर्स ने इसके बाद डिवाइड एंड रूल पॉलिसी स्टार्ट कर दी और हिंदू मुसलमानों को ही आपस में लड़ाना इसके बाद स्टार्ट कर दिया था। फिफ्थ है, द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रेस्पेक्ट द कस्टमरी रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिस ऑफ द पीपल इन इंडिया। और इसके बाद ब्रिटिशर्स ने भारतीय परंपराओं और प्रथाओं का सम्मान करना भी स्टार्ट कर दिया और इसके बाद उन्होंने किसी भी परंपरा या प्रथा को कानून बनाकर बंद करने की कोशिश नहीं की। लास्ट और सिक्स्थ परिणाम है, पॉलिसीज़ वर मेड टू प्रोटेक्ट लैंडलॉर्ड्स एंड जमींदार्स। जिन जमींदारों ने और लैंडलॉर्ड्स ने
ब्रिटिशर्स की इस युद्ध में, इस विद्रोह की में क्रांति के समय सहायता की थी, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए नए नए कानून बनाए गए एंड गिव देम सिक्योरिटी ऑफ राइट्स ओवर देयर लैंड्स, और उन्हें अपनी ज़मीनों पर पूरे अधिकार दिए गए। तो इस तरह से जिन लोगों ने ब्रिटिश के प्रति लॉयल्टी दिखाई, उनका सम्मान किया गया, उनके अधिकारों की रक्षा की गई। तो ये जो है 6 मुख्य परिणाम थे इस क्रांति के। और इसी के साथ आज का ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यही सब्सक्रिप्शन जो है मुझे मोटिवेट करेगा आपको और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू वंस अगेन एंड हैव ए नाइस डे।